इतिहास गवाह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में हार जाती है, उन्हें ये लगता है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। ऑपोजिशन पार्टी ने ज़रूर ईवीएम को हैक किया होगा, इसीलिए वो जीत गई। क्या ये ठीक वैसे ही है जब एग्ज़ाम में फेल होने पर बच्चे ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, या फिर सच में दाल में कुछ काला है? इस सदन के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। स्वागत है आपका क्यूरियस सेंटर पे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है या नहीं, इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ईवीएम का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इंडिया में पहली बार ईवीएम का यूज 1982 में केरला में हुआ था। इससे पहले इंडिया में इलेक्शंस कराने के लिए बैलेट पेपर्स का यूज किया जाता था, जिसमें लाखों पेड़ काटने पड़ते थे और काफ़ी लोग लगते थे वोटिंग्स की काउंटिंग करने में। तो इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को हटाने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया, पर बाद में भी इसमें काफ़ी शॉर्टकमिंग्स थी। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि जिस भी कैंडिडेट के नाम के आगे बटन दबाया गया है, वोट उसी को पड़ा है। तो इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी को और बढ़ाने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल को ईवीएम मशीन के साथ जोड़ा गया, जो हर वोट के बाद एक छोटा पेपर स्लिप प्रिंट करता है, जिससे वोटर वेरीफाई कर सके कि जिस भी कैंडिडेट के नाम के आगे बटन दबाया गया है, वोट उसी को मिला है। आप उस पर्ची को लेके घर नहीं जा सकते, वो पर्ची वापस से उसी बॉक्स में चली जाती है। तो वीवीपैट के यूज़ होने से टोटल 3 मशीन्स यूज़ होने लगी इलेक्शंस में। पहली बैलेट यूनिट, जिसमें बटन दबा के आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। दूसरी हो गई वीवीपैट, जिसमें आप वेरीफाई करते हैं कि बैलेट यूनिट में आपने जिस कैंडिडेट के नाम के आगे बटन दबाया है, आपका वोट उसी को मिला है। और तीसरी होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वहाँ पे बैठे ऑफिसर्स के पास होती है। इसके अंदर सारी मशीन्स की प्रोग्रामिंग और सारा डेटा सेव रहता है। जब भी कोई वोट देने आता है तो ऑफिसर इस कंट्रोल यूनिट के बटन को दबाता है और इसमें रेड लाइट जलती है और बैलेट यूनिट में ग्रीन लाइट जलती है, जिससे आप वोट डाल पाते हैं। कंट्रोल यूनिट से ये फ़ायदा होता है कि जो भी बंदा वोट देने आता है, वो सिर्फ एक ही बार बैलेट बटन को दबाकर वोट दे सकता है। इससे ये डर खत्म हो जाता है कि वोटर एक से ज़्यादा बार बटन दबाकर अपनी फेवरेट पार्टी को वोट ना दे दे। ये तीनों मशीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। इसके अलावा इन तीनों मशीन्स में और कुछ भी कनेक्ट नहीं हो सकता। इन मशीन्स में कोई भी इंटरनेट, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो सकता और साथ ही कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर भी कनेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए इन मशीन्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ करके किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकता। ईवीएम्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया है। इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम और टेम्पर डिडक्शन प्रोग्राम है। मतलब किसी भी स्टेज पर अगर इन मशीन्स के साथ छेड़छाड़ होए तो पकड़ में आ जाए। अब समझते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो प्रोसेस क्या फॉलो होता है। देखिए, इंडिया में जब भी इलेक्शंस की डेट पास में आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया करता है। जहाँ जहाँ इलेक्शंस होने हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के स्ट्रॉन्ग रूम में इन मशीन्स को भेजा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग रूम बहुत सिक्योर्ड रूम होता है, जिसमें लाइव सीसीटीवी कैमरा और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस लगे होते हैं। ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन ईवीएम रैंडमाइजेशन के थ्रू होता है। मतलब इसमें सीरियल नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं और कौन सी मशीन कौन से बूथ पर जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता। कंप्यूटर के द्वारा रैंडमली सीरियल नंबर सेलेक्ट किया जाता है और कंप्यूटर डिसाइड करता है कि कौन सी मशीन किस जगह पे जाएगी। जैसे ही ये मशीन्स स्ट्रॉन्ग रूम में आती है, वहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स और हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं। बाद में सबके सामने इस स्ट्रॉन्ग रूम को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे कोई भी खोल नहीं सकता।
साथ ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग रूम में लगे लाइव कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन मशीन के साथ कोई तरह की छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अब जैसे ही इलेक्शन की डेट पास में आती है, इन मशीन्स को डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रांग रूम से निकालकर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाता है जहां भी वोटिंग होनी है। जैसे मुंबई में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये मशीन्स पहले मुंबई के स्ट्रांग रूम में जाएगी और फिर इन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम में आएगी। ईवीएम मशीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी डेजिग्नेटेड व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है और साथ ही इनकी मूवमेंट को भी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। इन स्ट्रांग रूम्स में भी वही प्रोसेस फॉलो होता है जो डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रांग रूम में फॉलो करते हैं, मतलब वही लेवल ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर भी रहती है। अब यहाँ से मशीन्स पोलिंग स्टेशन पर जाती है। पोलिंग स्टेशन मतलब वो जगह जहाँ पर जाके आप वोट देते हैं। सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी के साथ इसको पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाता है। इन मशीन्स में एक यूनिक आईडी होता है और वो यूनिक आईडी को एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ असाइन होता है। जब ये मशीन्स पोलिंग बूथ पे पहुंचती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव्स मिलके इस आईडी को चेक करते हैं और देखते हैं कि कोई मिसमैच तो नहीं हुआ। अब वोटिंग के टाइम पोलिंग स्टेशन पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो ओवरऑल इंचार्ज होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वोटिंग बूथ पर प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ईवीएम मशीन्स सही से काम करें। वहाँ पोलिंग ऑफिसर्स भी होते हैं जो वोटर्स को सही तरीके से वेरीफाई करते हैं और उन्हें वोट कास्ट करने में असिस्ट करते हैं। इनके अलावा यहाँ इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी होते हैं जिनका काम फेयर इलेक्शंस की मॉनिटरिंग करना और कोई भी इरेगुलरिटीज हो तो उसे रिपोर्ट करना होता है। अब जब मशीन पूरी तरह से सेट हो जाती है तो मॉक पोल होता है। इसमें कुछ वोट्स को कास्ट करके ईवीएम मशीन्स की फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है, जो कि एक तरह का प्रैक्टिस राउंड होता है। जब सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स और इलेक्शन एग्जीक्यूटिव्स अपनी सहमति दे देते हैं तो सबके साइन होते हैं और वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि आप टेस्ट तो 1000-2000 ही करते हो, पर इन मशीन्स में प्रोग्रामिंग ही ऐसी रहती है कि लाख वोट्स तक तो सही वोट जाते हैं, पर उसके बाद वोट सिर्फ एक ही पार्टी को जाने लगते हैं। पर देखिए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसा कर रही है वो सारी हाई लेवल सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा, टेम्पर्ड सिक्योरिटी सिस्टम सबको क्रैक करके मशीन चुरा ले और प्रोग्रामिंग चेंज करके उसको वापस से रख दे। पर उसमें भी कितनी मशीन्स चुराएगा कोई, और उसके बाद भी कैसे पता चलेगा कि जो मशीन चुराई है वो आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब जिसने मशीन बनाई है वो मशीन बनाते टाइम ही ऐसी प्रोग्रामिंग कर दे। उस केस में भी 1 लाख से ऊपर वोट करके इन मशीन्स को रैंडमली चेक कर लिया गया है और साथ ही जिसने भी ये मशीन्स बनाई हैं उसको ये पता होना चाहिए कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में सारे वोट्स को ट्रांसफ़र करने हैं उस पार्टी का अलॉटेड मशीन सीरियल नंबर क्या है, जो कि जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सबसे बाद में जनरेट होता है। अब जब सारी वोटिंग ख़त्म हो जाती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव एक लिस्ट बनाते हैं और नोट डाउन करते हैं कि किस मशीन से कितने वोट हुए हैं, और फिर सबके साइन होने के बाद सबके सामने ईवीएम मशीन्स को सील किया जाता है ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो, और ये लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को भेज दी जाती है। पोलिंग बूथ में वोटिंग खत्म होने के बाद सील्ड बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को अलग कर दिया जाता है। ये सील्ड यूनिट्स सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी के साथ काउंटिंग सेंटर की तरफ भेजी जाती है। काउंटिंग सेंटर में सबसे पहले इन मशीन्स की सील को चेक किया जाता है जिससे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन हो तो पता चल जाए। फिर वोटिंग डेटा को रिट्रीव किया जाता है और मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली वोट्स को काउंट किया जाता है। अब जो भी रिजल्ट आता है उसे रैंडमली वीवीपैट से मैच किया जाता है। जैसे जैसे वोट्स की काउंटिंग चलती है मीडिया ये बताती रहती है कि कौन सी पार्टी कितने वोट से आगे है और लास्ट में रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। अब जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो वो उंगली उठाती है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हुई है। टीवी पर डिबेट्स शुरू हो जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने तो ईवीएम की कॉपी पर ईवीएम को हैक करने का डेमोन्स्ट्रेशन तक दे रखा है, पर यह हैकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन ओरिजिनल ईवीएम पर किसी ने नहीं दिखाया आज तक। इसी के मद्देनज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
7 जून 2017 को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये चैलेंज दिया कि वो किसी भी एक्सपर्ट को बुलाकर ईवीएम को हैक करके बताए, पर कोई सामने नहीं आया। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम के अगेंस्ट कोर्ट में पीआईएल डाली, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। इनफैक्ट ईवीएम की तारीफ करी। देखिए, बिना किसी फैक्ट्स के और सच्चाई जाने किसी भी डिबेट पे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झूठे क्लेम पे विश्वास करना गलत होगा। ईवीएम मशीन्स को यूज करते टाइम जिस लेवल ऑफ सिक्योरिटी का यूज किया जाता है, ऐसे में ईवीएम को हैक करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। अभी फिर से इलेक्शंस आ रहे हैं, रिजल्ट आएंगे तब फिर से हल्ला होगा कि ईवीएम मशीन को हैक किया गया है। सवाल उठेंगे ईवीएम पर। हारने वाली पार्टी ये क्लेम करेगी कि वो इसीलिए हार गए क्योंकि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी सबूत ना दे और इलेक्शन कमीशन में जाके इसे हैक करके ना बताए, हमें इन पे यकीन नहीं करना है। और कोई भी आपसे ये बोले कि यार वो पॉलिटिकल पार्टी तो इसीलिए हार गई क्योंकि ईवीएम हैक हुआ था, तो उनको ये बोलना है कि जाओ जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ईवीएम को हैक करके बताओ, फिर बात करना। ऐसे ही अपने नॉलेज बढ़ाते रहिए और क्यूरियस सेंटर पे वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।